हेलो एवरीवन, ये हमारी एस एम सी आई सी टी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम समझेंगे कि मार्केट में प्राइस की जो डायरेक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, जिसको एस एम सी आई सी टी की भाषा में अगर हम बात करें तो बायस बोलते हैं। यानी कि बायस को कैसे फाइंड किया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं बायस से रिगार्डिंग और बायस के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ट्रेडर को ये पता चल जाए कि प्राइस कहाँ से निकल कर कहाँ तक जाने वाला है और जहाँ जाने वाला है फिर वहाँ से अगर रिवर्सल लेगा तो रिवर्सल लेके कहाँ तक वापस आ सकता है, तो ये चीज़ें अगर एक ट्रेडर को पता लग जाएगी तो वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत प्रॉफिटेबल बना लेगा, एसएल्स को हिट करने से रोक लेगा। जिस भी बंदे को ये पता हो कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव करने वाला है तो वो उसी सेम डायरेक्शन में बहुत सारी ट्रेड्स को लेकर के बहुत सारे पॉइंट्स को कैप्चर कर सकता है और अपने एसएल्स को हिट होने से बचा सकता है, प्लस अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। कॉम्प्लिकेटेड करके पढ़ाते हैं लोग इसको बहुत, क्योंकि ये टॉपिक जब हम स्टार्टिंग में समझते हैं तो है भी एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर एक बार दो बार तीन बार चार बार प्रैक्टिस करोगे तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप अपने नोट्स बनाते रहना और जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसको प्रैक्टिकल अपने चार्ट में प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बायस को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जैसे नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें तो डेली हम गो टू ऑफिस कम बैक होम करते हैं ना। इस वीडियो को देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो एज में मैंने देखा कि 18 टू 35 की एज आती है, तो या तो कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा होगा या फिर ऑफिस जाने वाला कोई मैच्योर बंदा होगा। तो अब बच्चा मतलब मैच्योरिटी एज से नहीं आती, उस वे में मत जाना। मतलब कि हम डेली घर से अगर निकल रहे हैं तो या तो कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डेली जा रहे हैं। तो हमारा काम क्या होता है? गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, या गो टू कॉलेज कम बैक होम, गो टू कॉलेज कम बैक होम। ऐसे ही चार्ट में प्राइस भी हवा में ट्रेवल नहीं कर रहा है, वो भी किन्हीं दो की लेवल्स के बीच में मूव कर रहा है। अब वो की लेवल्स क्या होते हैं? जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें, मान लो ये आपका ऑफिस है और ये आपका होम है। तो हम डेली क्या करते हैं? लास्ट वीडियो जो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग में हमने देखी थी उसमें हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और उसमें हमने देखा था जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो बायस से निकल के आता है। तो ये होम से जब हम निकल रहे हैं तो ऑफिस हमारा क्या हो गया? अल्टीमेट गोल। सिमिलरली जब हम ऑफिस से घर की तरफ निकल रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या हो गया? होम। वो कैसे आएगा, कैसे ट्रेवल करेगा, वो सब पे बाद में बात करेंगे। तो सिमिलरली चार्ट में भी प्राइस हमेशा किन्हीं दो की लेवल्स के बीच में ट्रेवल करता है और वो की लेवल कौन से होते हैं? जैसे यहाँ ऑफिस को हम मान लेते हैं, ये होगा हमारा पीओआई। पीओआई क्या होता है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि प्राइस एक्चुअल में दो चीज़ों के बीच में ट्रेवल कर रहा है। वो दो चीज़ें हैं पीओआई एंड दूसरी चीज़ है लिक्विडिटी। ठीक है? तो पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई ट्रेवल करता है हमेशा। अब ये पीओआई किस चिड़िया का नाम है वो बता देता हूँ मैं। जो पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं उनके लिए पीओआई भी नई चीज़ होगी और लिक्विडिटी भी नई चीज़ होगी। तो इस पे डिटेल में बात करता हूँ कि होता क्या है ये पीओआई क्या होती है। पीओआई बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो एस एम सी आई सी टी हम पढ़ रहे हैं, एस एम सी का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मीन्स जो बिग प्लेयर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हम ऐसे पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। पीओआई का मतलब हो गया जिस पॉइंट पर स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर इंटरेस्टेड है अपनी डील करने को, यानी अपने ऑर्डर्स लेने को या एग्जिट करने को। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अब इस प्राइस ऑफ इंटरेस्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं। प्राइस ऑफ इंटरेस्ट में पहला तो आता है आपके ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। इसके अलावा एस एम सी आई सी टी अगर आप पढ़ोगे तो और भी बहुत सारे पीओआई रहते हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूँ। बट क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं बायस का तो इन पे मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। हम मेजरली इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि प्राइस की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है बिल्कुल एक्यूरेट वे में। तो होते कौन कौन से ये मैं मेंशन कर देता हूँ, बट फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ में या आप लोगों को अगर आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अपकमिंग वीडियोस में मैं पीओआई एंड लिक्विडिटी पे डिटेल में वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं सारे ब्लॉक्स, सारे गैप्स, सारे इम्बेलेंस सब कुछ कवर करके आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम
जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें बायस निकालना आ जाए। डिटेल में जो ब्लॉक्स एंड गैप्स हैं उनको अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो कौन कौन से होते हैं वैसे? ऑर्डर फ्लो होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसके अलावा ब्रेकर ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक के अलावा होता है मिटिगेशन ब्लॉक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके अलावा होता है रिजेक्शन ब्लॉक, इसके अलावा होता है रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, ROB से मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इतने तरह के तो हो गए ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक्स में जो आते हैं। इसके अलावा गैप्स होते हैं जो POI में आते हैं। तो दूसरा क्या होता है, दूसरे होते हैं जो POI में आते हैं वो होते हैं गैप्स। अब गैप्स में भी कौन कौन से गैप्स होते हैं? गैप्स में होता है, एक तो होता है फेयर वैल्यू गैप, जो मोस्टली आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि जानते होगे, नहीं जानते होगे तो मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा आपको इसके बारे में। फेयर वैल्यू गैप होता है, इसके अलावा होता है गैप्स में गैप इम्बैलेंस, और गैप इम्बैलेंस के अलावा होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये तो हमारे पास आ गए POI के इतनी तरह के प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं या एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। और POI से निकल के अगर प्राइस आ रहा है तो किसको हंट करेगा? लिक्विडिटी को। और अगर लिक्विडिटी हंट करके आ रहा है तो कहाँ जाएगा? किसी POI पे। ये हम अभी समझ रहे थे, जैसे ऑफिस और होम का एग्जांपल ले रहे थे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें लिक्विडिटी को भी देखना है, लिक्विडिटी कितनी तरह की होती है। तो लिक्विडिटी वैसे बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन जो इस बायस वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी लिक्विडिटी होती है, एक तो स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी। किसी भी स्विंग के हाई और लो दोनों के पास जो लिक्विडिटी रहती है, दोनों के बाहर जो लिक्विडिटी रहती है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। इसके अलावा हमारे पास होता है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और इसके अलावा होता है जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उनके बाहर की लिक्विडिटी, जैसे मंथ के बाहर की, मंथ की लिक्विडिटी, वीक की लिक्विडिटी एंड डे की लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये 3 लिक्विडिटी और ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम इस वीडियो में समझ रहे हैं। बायस को समझने के लिए हम सारों को समझेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, प्लस जो वीडियो का टॉपिक है वो ही मिटिगेट हो जाएगा। बट हमको क्या करना है, हमको इनमें से इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स को उठा लेना है, और वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे जो मेजर है वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, सबसे जो बड़ा POI होगा वो होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट मतलब। फिर उसके बाद आएगा आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, उससे जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपका गैप इम्बैलेंस, फिर होगा आपका FVG। तो ये कुल मिला के हमारे पास आ गए जो इम्पोर्टेंट हैं। होते बहुत सारे हैं, जिसमें से ये हम इम्पोर्टेंट हैं, इनको मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये, अगर आप SMC ICT पढ़ रहे हो तो, बट अभी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। तो फर्स्ट कैंडल कलर से कोई मतलब नहीं है, कैंडल का कलर कैसा भी हो सकता है, इसलिए मैं कलर को चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। दिस गैप इज नोन एज फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप से पहले जो कैंडल है वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है ये हिस्सा हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसको दूसरे कलर से मेंशन करके ताकि आप लोग देख पाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। तो इसको तो कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा लिक्विडिटी में मतलब आज हम बायस को समझने के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको ये दो बता रहा हूँ। इसके अलावा मैं लिक्विडिटी बता देता हूँ। कोई भी स्विंग अगर बनी हुई है, मान लो ये कोई स्विंग बनी हुई है प्राइस में, प्राइस यहाँ से ऐसे घूमा हुआ है, जो भी पिवोट्स होते हैं यानी टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उनको स्विंग बोलते हैं। तो प्राइस में जब भी कोई स्विंग बनी हुई होगी, ये एक स्विंग हो गई हमारे पास, इस स्विंग के हाई एंड लो दोनों पे, ये स्विंग का हाई हो गया मान लो,
इस स्विंग के हाई पे भी लिक्विडिटी होगी और इस स्विंग के लो पे भी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, तो ये स्विंग हाई स्विंग लो होगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है वो होती है हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं? जैसे प्राइस मूव करना स्टार्ट किया यहाँ से और मूव करने में फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी पीओआई बनाते हुए अगर गया है, तब तो उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्राइस में अगर गैप आया है, फेयर वैल्यू गैप आया हो या ऑर्डर ब्लॉक बना हो। अब देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो गया और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप हो गया। ठीक है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये इससे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो प्राइस जब पीओआई बनाते हुए गया है तो उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मतलब प्राइस को वापस आने में इन सब जगहों पर लाइन ऑफ डिफेंस मिलेगा। मतलब प्राइस यहाँ पर आकर अटक अटक कर नीचे गिर सकता है या फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकता है किसी भी पॉइंट से, इसलिए इनको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। दूसरी ओर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी मूवमेंट प्राइस की जहाँ पर प्राइस कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हुए नहीं गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें कहीं भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, तो ये क्या है? ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसको है ना जनरली रिटेलर्स क्रिएट करते हैं और जो हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है उसको बिग प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है, तो प्राइस जब रिवर्सल में आएगा तो कहीं पे भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा, तो वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम ब्लॉक्स को समझें या पीओआईज को समझें, हमारा मुद्दा है कि हम बायस को यानी प्राइस की डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो प्राइस जनरली कैसे मूव करता है ये हमने समझ लिया। पीओआई टू लिक्विडिटी, पीओआई क्या होती है ये हमने समझ लिया और लिक्विडिटी क्या होती है ये हमने समझ लिया। डिटेल में अगर हम पीओआई की बात करेंगे सारे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुद्दे से हम भटक जाएंगे। तो हम मेन मुद्दे पे रहते हैं। मेन मुद्दा हमारा बायस को समझना। बायस में क्या होता है? बायस में होता है, मान लो ये ऊपर एक पीओआई है और नीचे है लिक्विडिटी, तो प्राइस जब भी पीओआई से निकलेगा तो वो लिक्विडिटी को हंट करेगा। प्राइस मान लो यहाँ से कहीं से निकला है, तो प्राइस का अब काम क्या है? हमें पता चल जाएगा कि पीओआई से अगर प्राइस निकला है तो वो इस लिक्विडिटी को ही हंट करेगा। जब लिक्विडिटी को हंट कर लेगा यानी कि उसका बायस डन हो गया। पीओआई से जब निकला है तो उसका बायस कहाँ है? लिक्विडिटी हंट करना। जब लिक्विडिटी हंट हो गई तो उसका बायस क्या है? अब उसका बायस है किसी भी पीओआई को टैप करना। अब इसमें क्या होता है? इसमें से जब प्राइस निकलेगा तो वो किसी ना किसी पीओआई से ही रिवर्सल लेगा। अब रिवर्सल कैसे लेगा उस पर भी हम अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, बट पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्राइस ट्रेवल कैसे करता है। अब जब पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ ट्रेवल करता है प्राइस, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? जब पीओआई से लिक्विडिटी को ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेन बायस। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो थे हमारे, ये थे मेन बायस। मतलब हम मार्केट की डायरेक्शन में है, ट्रेंड की डायरेक्शन में है। ये वाले ट्रेड ही हमें मेजरली कैप्चर करने पड़ते हैं अगर हम इनिशियल स्टेज में हैं। अगर हम थोड़े एक्सपीरियंस हो गए हैं तो हम उल्टे भी कर सकते हैं। उल्टे कौन से होते हैं पहले तो वो समझते हैं। जब पीओआई से लिक्विडिटी जा रहा है प्राइस, तो उसको क्या बोलते हैं? मेन बायस, यानी हम मार्केट के ट्रेंड की डायरेक्शन में हैं जब भी हम पीओआई से लिक्विडिटी हंट करने वाले ट्रेड को लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मेन बायस। ठीक है, सिमिलरली जब प्राइस लिक्विडिटी को हंट कर देगा तो वो किसी ना किसी पीओआई पर जाएगा। अब मेरे बोलने के तरीके में ही किसी ना किसी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि वो सबसे लास्ट वाली पीओआई पे ही जाके टैप हो, वो किसी बीच में भी रह सकता है। लेकिन जब लिक्विडिटी से पीओआई प्राइस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स या इनवर्स बायस। तो ये जो लिक्विडिटी हंट करने के बाद इसमें आए, इनको बोलेंगे हम, इस वाले एरिया को, ये एरिया हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। ये एरिया हो गया हमारा रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड के अपोजिट चल रहे हैं। यानी अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो अगर आपको याद है तो उसमें हमने पढ़ा था करेक्शन या पुल बैक। तो ये करेक्शन वाला मूव है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन वाला नहीं है। और जो हमारा मेन बायस है वो किसमें? वो इम्पल्सिव मूव वाला हम कैप्चर कर रहे हैं। तो इसलिए इसे रिवर्स बायर कहते हैं और रिवर्स बायस कहते हैं। और इसको इनिशियल स्टेज पे हमको नहीं करना होता है। रीज़न
मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा, क्योंकि इस स्टेज में अगर मान लो प्राइस जब पीओआई से लिक्विडिटी कर आया था, तो मान लो एक पीओआई यहाँ पर बना है, मान लो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन गया नया, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा मान लो, फिर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक कुछ बना होगा, तो प्राइस कहाँ से रिवर्स लेगा, कौन से पीओआई से लेगा, ये नहीं पता होता। और ये ना पता होने से क्या है, हमको चार्ट को कंटिन्यूसली देखते रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा सारा प्रॉफिट चले जाए। तो इनिशियल स्टेज पे जो बिगिनर्स हैं उनको रिवर्स बायस वाली ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। एक्सपीरियंस वाले इसको कर सकते हैं, और वो हम आगे बात करेंगे इसको कैसे किया जा सकता है अदर एडवांस टॉपिक्स में, ठीक है। तो प्राइस कैसे चलता है, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने आपको बोला कि पीओआई टू लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी टू पीओआई है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि किसी भी पीओआई पे पहुंचेगा और आप रिवर्सल की ट्रेड बना लोगे, या किसी भी लिक्विडिटी को हंट करेगा तो आप रिवर्सल की ट्रेड बना लोगे। इसमें अब ये जैसे मैंने बोला था ना, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें अब दो कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है, वो मैं बता देता हूँ। तो हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। मान लो ये कोई पीओआई है, पीओआई तो बहुत सारे बनते हैं मार्केट में, एक ही डायरेक्शन में मान लो 4 पीओआई बन गए, तो आपको ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये पीओआई वर्क करेगा या इसके नीचे वाला करेगा या इसके ऊपर वाला करेगा। इसको समझने के लिए आपको 4 कैंडल सेटअप समझना पड़ेगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या होता है आई एम सॉरी, मान लो प्राइस आया इस पीओआई पे, तो डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा। जैसे हम इसको ना एक एग्जांपल से मैं तुमको समझा सकता हूँ। जैसे मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अब आपको वापस अपने घर की तरफ आना है, तो आप रिवर्स गियर लगा के नहीं आते हो कि ऐसे रिवर्स आ गए, आप यू टर्न लेते हो और फिर अपने फेस की डायरेक्शन में रिवर्स आते हो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये 3 कैंडल स्विंग या 4 कैंडल सेटअप में आता है। इसी को मैं समझा रहा हूँ, इस यू टर्न को, ये कि प्राइस अगर टर्न लेगा तो वो तुमको बता के लेगा, ऐसे हवा में नहीं लेगा कि तुमने पीओआई पे टैप किया और ले लिया। तो पीओआई से कैसे एंट्री ले सकते हैं, प्राइस हमें वहाँ पे क्या इंडेक्शन देगा कि इंडिकेशन देगा कि ये वाला पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो वो पहले आपको इंडिकेशन देगा, फिर आप कंफर्म हो गए कि हाँ ये वर्क कर सकता है, उसके बाद ही ट्रेड को हम लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो एंट्री कैसे लेने हैं उसके बारे में नहीं है, बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में है। तो एंट्री की सेपरेट वीडियो बनेगी कि एंट्रीज के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं और कैसे लेनी होती है। अभी बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक नहीं है, ये भी बहुत एडवांस है, क्योंकि खाली इसके बेस पे भी एंट्री बना सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि आप लोग SMCICT अगर पहली बार देख रहे हो तो एंट्रीज का जो SMCICT के अकॉर्डिंग तरीका है, वो बहुत सारे सेटअप एंट्रीज के उनके अकॉर्डिंग लेना। तो अभी हम समझते हैं कि 4 कैंडल सेटअप क्या होता है। मतलब प्राइस अगर रिवर्स करेगा तो तुमको बता के करेगा, तो वो बताएगा कैसे, उसका अपना तरीका है, तो उसको बोलते हैं 4 कैंडल सेटअप। अब 4 कैंडल सेटअप में क्या होता है, प्राइस पहले इस पीओआई को टैप करेगा। मान लो प्राइस कहीं ऊपर से आ रहा था, किसी लिक्विडिटी को हंट करके आ रहा था, और ये एक पीओआई है, ठीक है। पीओआई कई सारे बने हुए थे बीच में, लेकिन कौन से पे काम करेगा उस चीज़ को समझ रहे हैं हम कि हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा। अब क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है तो ये कैंडल कैसे कलर की होगी, रेड होगी, तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ। प्राइस ने पीओआई को टैप करा, टैप करने के बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, प्राइस डिस्प्लेस होगा। यहाँ से डिस्प्लेस मतलब टकरा के उल्टा जाएगा, टकरा के उल्टा जाएगा तो कैंडल ग्रीन बनेगी। अब ये जो कैंडल है ये बड़े टाइम फ्रेम की है, जो हम ये देख रहे हैं, बायस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में करना होता है आइडेंटिफाई। जो डायरेक्शन है वो हम बड़े टाइम फ्रेम में निकालते हैं। कौन कौन से टाइम फ्रेम में निकालते हैं, मंथ में निकालते हैं, वीक में निकालते हैं और डे में निकालते हैं। और जो इससे छोटे टाइम फ्रेम है उनमें हम एंट्रीज लेते हैं, 4 आवर में, 1 आवर में, 15 मिनट में, 5 मिनट में हम एंट्रीज लेते हैं। बायस निकालते हैं हम मंथ, वीक और डे में। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे बायस नहीं निकालना होता। बहुत रेयर अगर निकालना पड़ रहा है आपको, छोटी छोटी स्केल्प करनी है, तो 4 आवर में निकाल सकते हो, बट उसमें SL थोड़े से बढ़ जाते हैं, उसकी जो एक्यूरेसी वो थोड़ी सी घट जाती है एज कंपेरिजन टू अदर टाइम फ्रेम्स, बट डे तक बायस निकालने होते हैं। तो अब हम 4 कैंडल सेटअप को समझ रहे हैं। तो प्राइस क्या करेगा, बड़े टाइम फ्रेम में टैप करेगा, डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल बन जाएगी, बस इतना नहीं होता। डिस्प्लेस का मतलब है जिस भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है उससे छोटे टाइम फ्रेम्स में इसमें पीओआई बनते हुए आएंगे। मतलब इसमें छोटे टाइम फ्रेम में तो बहुत सारी कैंडल होगी ना, बड़े में तो हमें एक दिख रही है, इसके छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक FVG क्रिएट होंगे।
डिस्प्लेसमेंट का सीधी सी भाषा में मतलब ये है, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस भी पॉइंट से प्राइस में ओ बी एफ बी जी बन जाएं उन्हीं को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहले प्राइस क्या करेगा, फर्स्ट कैंडल में टैप होगा, सेकंड में क्या होगा, प्राइस डिस्प्लेस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि उसमें ओ बी एफ बी जी बनते हो जाएंगे। थर्ड कैंडल में क्या होगा, जैसे मैं 4 कैंडल सेटअप लिख रहा हूँ तो थर्ड कैंडल में क्या होगा, थर्ड कैंडल में फिर क्या होगा, ये जितने भी छोटे टाइम के पीओआईज थे जो इसमें बने थे, जो हम अभी बात कर रहे थे, वो सारे के सारे रीटेस्ट होंगे, मतलब प्राइस फिर रिट्रेसमेंट लेगा। टैप हुआ यानी कि ये वाली कैंडल क्या हो गई आपकी, इसने पीओआई को टैप किया, ये कैंडल हो गई टैपिंग कैंडल, तो यहाँ पे प्राइस टैप हुआ है, मैं लिख देता हूँ। दूसरी कैंडल टैप होने के बाद क्या है कि डिस्प्लेसमेंट देगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि प्राइस में वहाँ पर ओ बी एफ वी जी बने हुए होंगे, उसी से हमको आइडेंटिफिकेशन होगी कि यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट से प्राइस लिक्विडिटी हंट करने के लिए निकल सकता है, मतलब ये वाला पीओआई वर्क कर सकता है तुम्हारे लिए। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड कैंडल में फिर क्या हो गया, थर्ड कैंडल में रीटेस्ट होगा। किस चीज़ का रीटेस्ट होगा, थर्ड कैंडल में वो सारे पीओआई जो उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम में बने हैं वो सारे के सारे रिट्रेस होंगे, यानी उन सबको टैप करेगी मार्केट। तो इसमें क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट। थर्ड कैंडल में रिट्रेसमेंट हो रहा है। जब ये सारे पीओआई फिल हो जाएंगे, मार्केट जब इन सबको खा चुकी होगी यानी टैप कर चुकी होगी, उसके बाद में फोर्थ कैंडल में आएगा एक्सपेंशन, यानी मेन मूव जिसकी हमें ज़रूरत थी। ये टैप हो गया, उसके बाद फोर्थ कैंडल में आएगा एक्सपेंशन। इसको हमको कैप्चर करना होता है, ये होता है हमारा मेन बायस। और मैं बायस सिखाने के लिए आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा जब बहुत सारे पीओआई एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं तो किस पीओआई से मार्केट रिवर्स होगी या नहीं होगी, ये 4 कैंडल सेटअप से पता चलता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मैंने 4 कैंडल में बनाया है, ये ज़रूरी नहीं है कि 4 ही कैंडल में बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। अभी हम चार्ट पे भी समझेंगे सारे एग्जांपल्स को, उससे पहले मैं आपको सारा बता दूं, ये सब्जेक्टिव है, मार्केट हमेशा सब्जेक्टिव है, इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि फिक्स है कोई चीज़। जो ये फिनोमिना है ना, ये होना चाहिए, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। नंबर ऑफ कैंडल से कोई लेना देना नहीं है कि ये 4 ही कैंडल में होगा, ये 3 कैंडल में भी हो सकता है पूरा फंडामेंटल, और ये मोर देन 15 में भी, 20 में भी, 30 में भी हो सकता है। बट ये फिनोमिना कंप्लीट होना चाहिए, टैप, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। रिट्रेसमेंट में जो लास्ट पीओआई होता है वहां से हमको अपनी एंट्री बनानी होती है। ऑल्दो ये वीडियो एंट्री की नहीं है इसलिए मैं एंट्री पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट एंट्री बनानी होती है हमको यहाँ कहीं से। अगर जैसे मैं इसी एग्जांपल में बात करूँ तो जब ये इसको लेने आएगा लास्ट पीआई को, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ लास्ट पीआई को हिट करेगा, यहाँ से हमको एंट्री बनानी होती है। और हमारा टारगेट जो भी बड़े टाइम फ्रेम में इसकी वो होती है लिक्विडिटी, जैसे मान लो यहाँ से आया प्राइस तो ये हमारा होता है टारगेट। ऐसे हम ट्रेड्स को लेते हैं इसमें। स्मॉलर टाइम फ्रेम के पीओआई के टैप पे हम एंट्री लेते हैं, और जो जिस टाइम फ्रेम में हम बायस बना रहे थे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम टारगेट लेते हैं, तो इसलिए हमारे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत बड़े आते हैं एसएमसीआईसीटी के, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो 4 कैंडल सेटअप बनाएगा प्राइस तो ही हमें पता लगेगा कि ये पीओआई वर्क करने वाला है, अदरवाइज हम उस पीओआई पे डायरेक्टली आंख बंद करके एंट्री नहीं लेंगे कि पीओआई पे पहुंचा, मतलब जैसे हम ऑफिस पहुंचते ही तो घर के लिए नहीं कर लेते ना, वहाँ पे कुछ काम भी तो करते हैं, तो ऐसे ही ये ऑफिस अगर पहुंचेगी, मतलब पीओआई पे अगर पहुंचेगी तो ये सेटअप बनाएगी, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे। प्रॉपर एंट्री कैसे लेते हैं उस पर हम फर्दर अपकमिंग वीडियोस में बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इसको एक चीज़ और समझ लो, मान लो ये तो पीओआई है, अब प्राइस मान लो पीओआई के बाद ये यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी है प्राइस की, और प्राइस 4 कैंडल सेटअप बना के इस लिक्विडिटी को मान लो हंट कर देता है, यहाँ से चल के, यहाँ से चल के इस लिक्विडिटी को हंट कर देता है प्राइस। तो यहाँ लिक्विडिटी हंट करने के बाद यहाँ पे भी एक गलती कर देते हैं लोग जो इनिशियल स्टेज पे हैं, वो गलती आप मत करना, इसलिए मैं सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ बहुत अच्छे से, कि यहाँ से ना इस लिक्विडिटी को हंट करते रिवर्सल की ट्रेड बना लेते हैं। वो नहीं करनी। क्यों क्यों ये कैसे पता लगेगा कि लिक्विडिटी हंट करने के बाद प्राइस अब नीचे आने वाला है, क्योंकि प्राइस आपने देखा हो कई बार लिक्विडिटी हंट करने के बाद ऊपर ऊपर चलता रहता है और बहुत ऊपर चले जाता है। जैसे अगर गोल्ड का एग्जांपल लोगे तो इन दिनों यही हुआ था, पीछे गोल्ड ने जब रैली करी थी तो वो सीधा 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 चलते ही चले गया था। आई थिंक 3700 या 3200 के आसपास से सीधा वो 5600 के आसपास ही गया था। बीच में लिक्विडिटी ली थी, वो मैं अभी बताऊंगा चार्ट पे। बट
अगर ऐसे हो गया तो आपके तो ऐसे लेट हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिक्विडिटी हिट करने के बाद भी एंट्री नहीं लेनी होती। एंट्री लेनी कैसे होती है वो बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ऐसा। जैसे हम ये 4 कैंडल सेटअप का बात कर रहे थे, तो रिवर्सल का एक और साइन होता है जिसको बोलते हैं वैलिड स्विंग या 3 कैंडल स्विंग। तो 3 कैंडल स्विंग कैसे बनती है? प्राइस में कोई कैंडल बने ऐसे, उसके बाद इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली गई हो, और थर्ड कैंडल फिर अपोजिट डायरेक्शन की बन जाए। इसकी लिक्विडिटी कैसे ली जाएगी? ऐसे। तो इसको बोलते हैं कि वैलिड स्विंग। वैलिड स्विंग का मतलब है आपको है ना प्राइस में ये वाली शेप नज़र आनी चाहिए अगर ये ऊपर की तरफ है, तो अगर अपोजिट होगी तो यही शेप ऊपर की तरफ से दिखेगी। अब ये अगेन ये सब्जेक्टिव मैटर है, जरूरी नहीं है कि कैंडल यहीं क्लोज ऐसे रहती, ये ऐसे भी रह सकती थी, ठीक है। तो ये स्विंग बननी चाहिए और ये जो कैंडल है इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो ये एक वैलिड स्विंग हो गई और हमारे पास शेप निकल के आ गई ये। तो ये शेप जब भी मिलेगी एक वैलिड स्विंग है। और ऊपर जाते टाइम क्या करेगी, ये कैंडल का कलर कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, शेप ये बननी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम 3 कैंडल स्विंग। मतलब कि इसके बाद में मार्केट रिवर्स हो सकती है, कितनी होगी कैसे होगी वो एक अलग मुद्दा है, बट ये एक वैलिड स्विंग मानी जाती है, ठीक है। अगर ऊपर से बनेगा ये तो ऊपर से ऐसा बनेगा, फर्स्ट कैंडल, सेकंड उसकी लिक्विडिटी ले, ऐसे भी ले सकती है और ऐसे भी ले सकती है, ठीक है। अब अगेन वही शेप जो हम बात कर रहे थे अभी वो ऊपर से हो गई, तो ये डाउनवर्ड के लिए एक वैलिड स्विंग हो गई। तो प्राइस लिक्विडिटी हंट करके जब ऐसा कुछ बनाता है तो हमें समझ में आता है, क्योंकि लिक्विडिटी के पास में तो कोई वो रहता नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई पीओआई है कहाँ से रिवर्स होगा। तो जब तक ये 3 कैंडल स्विंग नहीं बन रहा उसी बड़े टाइम फ्रेम में, तब तक मार्केट का ये आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगा पीओआई की तरफ या नहीं लेगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने समझा है कि मार्केट के बायस को फाइंड करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए प्राइस चलता कहाँ से कहाँ तक है। वो चलता है पीओआई से लिक्विडिटी। अब पीओआई तो बहुत सारे बन सकते हैं प्राइस में, तो पीओआई कौन सा रेस्पेक्ट करने वाली है, प्राइस कौन से पीओआई को रेस्पेक्ट करेगा कौन से को नहीं करेगा, इसके लिए हमने समझा 4 कैंडल सेटअप, यानी कि ये सेटअप बनेगा किसी पीओआई से तब हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ये पीओआई वर्क करने वाला है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं। दूसरी चीज़ हमने समझी, अगर जब लिक्विडिटी हंट हो गई है तो लिक्विडिटी हंट करके प्राइस कहाँ जाएगा? पीओआई। लेकिन वो ऐसा नहीं लिक्विडिटी हंट करते ही जाएगा, वो वहाँ पे भी अगर 3 कैंडल स्विंग बनाता है तो जाएगा, इतना हमने अभी समझा है। लेकिन प्राइस सिर्फ पीओआई टू लिक्विडिटी नहीं चलता, प्राइस और भी कुछ तरीके से चलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे चल सकता है। तो मान लो ये प्राइस ऊपर जा रहा है किसी पीओआई की तरफ, और पीओआई पे जब गया है तो वो बहुत सारे पीओआई बनाते हुए ही गया है। मान लो यहाँ पर भी कोई पीआई बनाते हुए पीओआई छोड़ गया यहाँ पर, वो यानी ऑर्डर ब्लॉक छोड़ गया, मान लो ऐसा मान के चल लो, ये भी पीओआई है और ऊपर वाला भी एक पीओआई है। तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से जब आता है तो भी एक पीओआई ले लेता है, बना देता है, और जब नीचे आता है फिर यहाँ से जब उल्टा चलता है तो यहाँ पर भी एक पीओआई बना देता है। तो प्राइस ना तो पीओआई टू लिक्विडिटी जा रहा है, वो पीओआई टू पीओआई मूव कर रहा है। तो प्राइस की टोटल 4 डायरेक्शन हो सकती है, एक तो पीओआई से लेके लिक्विडिटी, पीओआई से निकलेगा लिक्विडिटी हंट करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा वापस किसी पीओआई पे जाएगा। तीसरी जो डायरेक्शन हो सकती है वो हो सकती है पीओआई टू पीओआई। और पीओआई टू पीओआई का मतलब क्या हो गया कि प्राइस जो है ना एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये जो स्कैल्पर हैं जो थोड़ी बड़ी स्कैल्पिंग करते हैं वो लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को ये वाली चीज़ भी अवॉइड करनी है, ये एक साइडवेज रेंज मानी जाती है क्योंकि प्राइस पीओआई टू पीओआई मूव कर रहा है। फोर्थ क्या होता है, प्राइस है ना लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव कर रहा है। प्राइस जरूरी नहीं है पीओआई से लिक्विडिटी जाएगा, तो ये टोटल 4 स्टेज हो गई प्राइस की, पीओआई टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू पीओआई, और पीओआई टू पीओआई, और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। लिक्विडिटी में क्या है, प्राइस एक स्मॉल रेंज बनाएगा। अब स्मॉल रेंज बनाता है तो लोग क्या है, इस रेंज के ऊपर या नीचे ऑर्डर्स लगे होते हैं, यानी कि लिक्विडिटी मेंशन होती है। ये वाला हिस्सा लोग जो है ना कंसोलिडेशन के बाद इसके ऊपर भी ऑर्डर लगा देते हैं कि इसका ब्रेक होएगा, इसके नीचे भी लगा देते हैं। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस इस छोटी रेंज की लिक्विडिटी लेता है, यानी बाहर निकलता है और वापस से इस रेंज में आ जाता है। तो फिर थोड़ी सी रेंज बनाता है और फिर इसकी लिक्विडिटी ले लेता है। तो प्राइस एक्चुअल में क्या कर रहा है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चल रहा है, फिर यहाँ पे आके एक रेंज बना लेगा न्यू, और हर बार उस रेंज की लिक्विडिटी लेगा और चलेगा कहीं भी नहीं। तो ये क्या होता है, जब प्राइस बहुत स्मॉल रेंज में फंसा हुआ हो तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी को तो अवॉइड ही करना होता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन चलता रहता है।
वो हम AMD मॉडल जब समझेंगे SMC-ICT की सीरीज़ का, तब उसमें पढ़ेंगे कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है और उसको अपने फेवर में कैसे काम करवाया जा सकता है। तो हमने ये समझा है अभी तक POI टू लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टू POI और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, POI टू POI कैसे प्राइस मूव करता है। अब ये 4 तरीके से प्राइस चल सकता है, मतलब कि हमारे पास 4 तरीके से डायरेक्शन फाइंड करना आ गया मार्केट का। और अगर कौन से POI से चलेगा ये भी हमने समझ लिया, 4 कैंडल सेटअप बना के चलेगा। अब एक्चुअल में जब हमें इनकी नीड पड़ेगी, हमें तो अपने लिए निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, प्राइस जहाँ भी चल रहा है मार्केट में, हम जहाँ पे भी प्राइस रहता है इसको निकालेंगे कैसे, वहाँ के नियर बाय के जितने भी POI या लिक्विडिटी हैं उनको मार्क करेंगे, मतलब। और ये गेम स्टार्ट कहाँ से होता है, ये गेम स्टार्ट होता है मंथली टाइम फ्रेम से। तो हम पहले मंथ में ही करके दिखाता हूँ मैं तुमको। मंथ में प्राइस जहाँ पे भी चल रहा हो, करंट मार्केट प्राइस जहाँ पे भी हो, वहाँ के नियर बाय जितनी भी लिक्विडिटी है और जितने भी POI है, हमको वो मार्क करने होते हैं, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि प्राइस लिक्विडिटी से निकला है या POI से निकला है या किधर को जाने वाला है। ठीक है। उससे पहले मैं आपको है ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को जो मैंने बताया है वो आइडेंटिफाई हो जाए कि इसको कैसे काम कराना होता है। देखो चार्ट दिख रहा ना आप लोगों को। अब इस चार्ट में मैं अगर बात करूं तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। मान लो हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि करंट में प्राइस यहाँ पे चल रहा था, तो हमें क्या करना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट हम बात करते हुए आए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें क्या करना है, आपने प्राइस अगर यहाँ कहीं चल रहा है तो आपने सारी लिक्विडिटी और POI मार्क करने हैं। तो ये क्या हो गया, मैंने क्या मार्क करा है, ये है एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस जहाँ भी चल रहा होता है उसके चारों तरफ के ऊपर नीचे के हमें POIs एंड लिक्विडिटीज़ मार्क करके रखनी होती हैं, वही करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया आपके लिए एक फेयर वैल्यू गैप FVG, और इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये FVG हो गया। उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पर एक और फेयर वैल्यू गैप, ये क्या है हमारे पास में, एक और फेयर वैल्यू गैप। हमारे पास 3 POI मार्क कर दिए हमने, और जब प्राइस यहाँ कहीं बीच में चल रहा था तो हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी भी मार्क करेंगे। लिक्विडिटी क्या है हमारे पास, ये इक्वल हाइज बने हुए हैं, ये लिक्विडिटी है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी होगा अगर POI से निकलेगा प्राइस। तो कैसे निकला है यहाँ पे मैं वो समझा देता हूँ आपको। जब ये फेयर वैल्यू गैप बना था तो नेक्स्ट रेड कैंडल इसको टैप करने आई, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, मार्क करके दिखा देता हूँ। ये कैंडल जो है फेयर वैल्यू गैप को, फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप को हमें कैसे पता चलेगा, ये 3 बन रहे हैं, यहाँ पे 3 बन रहे हैं ना। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कौन सा वर्क करने वाला है ये हमें नहीं पता, तो ये 3 बन रहे हैं। 3 POI हमारे पास में है, कौन सा वर्क करेगा ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। मैंने आपको 4 कैंडल सेटअप बताया था, तो उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस कैंडल से तो फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, ये यहाँ पे टैप हो गया। टैप होने के बाद सेकंड कैंडल से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि ये हम मंथ में अगर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये छोटे जो टाइम फ्रेम है, जैसे मंथ के कंपैरिजन वगैरह देखोगे तो 4 घंटे 1 घंटे तक सारे छोटे टाइम फ्रेम होंगे। तो इसमें OB FVG बना होगा, वीक में भी, डे में भी, और 4 आवर 1 आवर में भी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है तो वहाँ पे OB FVG जरूर बने होंगे, वो मैं करके भी अभी छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूंगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे टैप हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट के मैंने आपको क्या बताया था कि जो छोटे टाइम फ्रेम के जो POI बने हैं वो रीटेस्ट होंगे, यानी वो फिल होंगे। तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई POI मेंशन होगा, इसमें कोई ना कोई POI बना के गया होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट आया है। वो मैं छोटे अभी जाके भी पीछे दिखाऊंगा इसको, बट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। ठीक है, ये लास्ट POI टैप हुआ, यहाँ से हम लोग की एंट्री बनती है। लास्ट POI जहाँ टैप होगा यानी रिट्रेसमेंट वाली कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे टैपिंग की कैंडल थी फर्स्ट एरो वाली, सेकंड एरो में डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट होने में देखो 1 2 3 4 5 6 7th कैंडल में रिट्रेस, मतलब जो लास्ट POI वो टैप हुआ है। तो यही मैं बोल रहा था कि हमें डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी होती है, हमें रिट्रेसमेंट के लास्ट POI से एंट्री लेनी होती है। तो 4 के, और दूसरा मैं ये भी बता रहा था आपको कि ये जो 4 कैंडल है ये 4 में ही नहीं होगा, ये कभी कभी 15-20 में भी हो सकता है, मतलब 4 से ज़्यादा में भी हो सकता है, और 3 में भी हो सकता है, 3 से कम में हो नहीं सकता। 4 कैंडल सेटअप का नाम 4 कैंडल सेटअप है, पर कभी कभी ये काम 3 में भी कर देती है। टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन एक ही कैंडल में आ जाता है। ठीक है, तो रटना नहीं है, मार्केट को रटना नहीं होता, रट्टाफिकेशन
काम नहीं आता इसमें, इसमें थोड़ी सी दिमाग कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता, ये लिक्विडिटी हंट, कितने का 1:14 का ट्रेड बैठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये पीओआई से लिक्विडिटी। अब जो मैंने दूसरी चीज़ बताई थी आपको कि वो लिक्विडिटी लेने के बाद तुरंत रिवर्सल की ट्रेड नहीं लेनी होती, क्योंकि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो वो कुछ बनाएगा। क्या बनाएगा ये भी मैं आपको बता के आया हूँ अभी, 3 कैंडल स्विंग बनाएगा। तो कहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बनी है, यहाँ पे बनी है 3 कैंडल स्विंग बनी है क्या, हाँ बनी है, लेकिन प्राइस तो यहाँ से रिवर्स हुआ नहीं। जो ये वाली ट्रेड थी, ये वाली हमारी ट्रेड थी, ये पीओआई टू लिक्विडिटी गई है, तो ये क्या है, मेन बायस। अब जो ये रिवर्सल वाले, मैंने क्या बोला, जो रिवर्सल बायस है उसको अवॉइड करना होता है नए बंदे को। वो क्यों बोला था उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। 3 कैंडल स्विंग बना, आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर, मतलब आप नीचे जाने वाला है, यानी रिवर्सल आने वाला है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और फिर से रिवर्स हो गया। तो हमें जब हम रिवर्सल की ट्रेड ले रहे होते हैं इनिशियल स्टेज पे, ये नहीं पता होता कि प्राइस कौन सी ओबी को रेस्पेक्ट करेगा, कौन से को नहीं करेगा, इसलिए हमें वो वाली ट्रेड्स जो रिवर्सल बायस वाली हैं वो अवॉइड करनी होती हैं। प्राइस ने फर्स्ट ओबी को ही टैप किया, ये सारे छोड़ दिए जो नीचे बने थे, फर्स्ट ओबी को टैप करके और फिर से एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग तो बना है, प्राइस इसलिए नीचे तो आया है, लेकिन नीचे लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि एक पीओआई मौजूद था जिसने प्राइस को वापस से अपनी डायरेक्शन में, यानी अप ट्रेंड की डायरेक्शन में भेज दिया। मंथ में हमने एग्जांपल देख लिया, अब मैं यही सेम काम वीक में करके दिखाता हूँ। हमें सबसे पहले मंथ में देखना होता है। मंथ में क्यों देखते हैं, आप बोलोगे हम तो इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मंथ में बायस फाइंड करके क्या फ़ायदा। मंथ में बायस फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, क्योंकि मंथ से हमें ओवरऑल पिक्चर समझ में आ जाती है और इसी के कोरिलेशन में हम वीक, डे और 5 मिनट तक की ट्रेड को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ में कैरी कर सकते हैं, लंबे टारगेट्स को खींच सकते हैं। वो मैं अभी दिखाता हूँ करके कैसे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि मंथ से जैसे, हाँ अब मैं मंथ में पहले ये बता देता हूँ कि अभी फिलहाल प्राइस में क्या हुआ है। देखो प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग बनाया, कहाँ पे बनाया है, एक तो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना हुआ है, पिछली कैंडल में भी बना हुआ है और यहाँ पे भी बना हुआ है। तो प्राइस में रिवर्सल आना था, क्यों, क्योंकि प्राइस में 3 कैंडल स्विंग बनी है। कहाँ तक आएगा प्राइस, अब अगर प्राइस 3 कैंडल स्विंग बना के गया है, लिक्विडिटी हंट करी है, लिक्विडिटी जा रहा था, यहाँ तक लिक्विडिटी लिया, उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बनाया, और अब अगर प्राइस लिक्विडिटी हंट करके आया है तो जाएगा कहाँ तक, किसी ना किसी पीओआई तक। अब पीओआई पहला कहाँ पर मौजूद है, पहला पीओआई यहाँ पर मौजूद है। तो प्राइस ने जब 3 कैंडल स्विंग बनाया ऊपर से, जो कि रिवर्सल का साइन होता है, वैलिड स्विंग, और वैलिड स्विंग अगर बनाई है, रिवर्स अगर प्राइस हुआ है, तो लिक्विडिटी हंट करके अगर आ रहा है तो कहाँ जाएगा, किसी ना किसी पीओआई पे। तो यहाँ की इस केस की अगर बात करूँ तो फर्स्ट पीओआई ही यहाँ पर है, फर्स्ट पीओआई यहाँ पर है, तो इस पीओआई तक तो आएगा ही आएगा एज पर मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। दूसरा कहाँ पर है, दूसरा हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, वो भी फेयर वैल्यू गैप है ऊपर वाला, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। तीसरा पीओआई कहाँ पर है, तीसरा है हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इनके कलर में अभी बदल के आपको अलग, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी, और ऊपर वाला अगेन एक एफवीजी, इनके कलर में बदलता हूँ, ठीक है। तो प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग बनाई। दूसरा, इसमें सिर्फ 3 कैंडल स्विंग नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जो नए होंगे उनको बहुत सारे पीओआई नहीं पता है कि किन किन को कहते हैं, वो मैं आपका वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन इसमें भी एक चीज़ और भी है अपार्ट फ्रॉम 3 कैंडल स्विंग, ये जो विक होती है ना, ये विक इसके 50% से ऊपर से जब प्राइस रिजेक्शन लेता है तो इसको बोलते हैं हम रिजेक्शन ब्लॉक। तो प्राइस इस रिजेक्शन ब्लॉक यानी इस 50% से रिजेक्ट होके आ रहा है, इसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। तो दो रीजन थे यहाँ प्राइस के रिवर्स होने के, एक 3 कैंडल स्विंग बना के उसने रिवर्सल दिया, दूसरा वो रिजेक्शन ब्लॉक से भी आ रहा है। दूसरी, मैंने क्या बोला था, जब भी हमें बायस निकालने हैं तो जहाँ भी प्राइस चल रहा है, अभी जहाँ प्राइस चल रहा है तो हमने उसके आसपास के सारे पीओआई मार्क कर दिए। अब हमें इसकी लिक्विडिटी भी मार्क करनी है। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर है, पहला तो ये मंथ की कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर ही लिक्विडिटी होगी, जैसा कि मैंने बताया भी था आपको, मंथ, वीक और डे, इन सारे टाइम फ्रेम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिक्विडिटी रहती है। सेकेंड लिक्विडिटी ये रही, और थर्ड लिक्विडिटी मेरे पास ये रही,
नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम होगी बाद में समझने में। नहीं तो वीडियो कई बार देखनी पड़ेगी आपको, तब समझ में आएगा। मैं जितना पॉसिबल है वो सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, इतनी डिटेल में पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो, जब ही समझोगे, क्योंकि ट्रेडिंग कोई हलवा नहीं है इनिशियल स्टेज पे, बाद में तो हलवा ही है सब। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने सारी लिक्विडिटीज को मार्क कर लिया और सारे पीओआईज को मार्क कर लिया। अब जब प्राइस किसी भी पीओआई से रिवर्स होगा तो वो 4 कैंडल सेटअप अगर हमें यहाँ मिलता है इस पीओआई पे टकराने के बाद, जो कि थोड़ा सा रह गया है अभी मंथ के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हमें कैसे पता चलना है, इससे चलेगा, इससे 4 कैंडल सेटअप अगर बना देगा किसी से भी बनाए तो वो कहाँ जाएगा, पीओआई से अगर निकलेगा, ऑर्डर ब्लॉक हो, एफवीजी हो, ये सारे क्या होते हैं, पीओआई। तो लिक्विडिटी लेगा ना, तो लिक्विडिटी लेगा इसको। अब मन में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो जरूरी थोड़ी है प्राइस इस फर्स्ट वाली लिक्विडिटी को ले, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो इसको नीचे धकेल देगा। बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जिसके भी दिमाग में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब प्राइस यहाँ से 4 कैंडल सेटअप बना के या यहाँ से जिस भी पीओआई से चलेगा, अगर उसके सामने एक और पीओआई आ जाता है तो प्राइस रिवर्स तो होगा, लेकिन कितना होगा, आप वहां पे तो डर आएगा आपको। मेन बायस की तरफ चल रहे हो आप, फिर भी डर आएगा, क्योंकि सामने पीओआई एक और मौजूद है। तो इस कंडीशन में आप या तो अपनी ट्रेड को कट कर दोगे, या फिर अगर लिए रहे तो आपको हर टाइम डर लगेगा कि ऐसा ना हो मेरा बना बनाया प्रॉफिट निकल जाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है, जब प्राइस यहाँ से निकला था तो अगर वो यहाँ पर लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हुए गया है, मतलब कि यहाँ पर पीओआई बनाते हुए गया है, इस तरह से अगर गया है प्राइस कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए गया है, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स तो आएगा, लेकिन आपके एसएल तक नहीं जा सकता, वो यहाँ टकराएगा एंड देन अपना फाइनल अल्टीमेट गोल को हिट करेगा, फाइनल लिक्विडिटी को हिट करेगा। अब इसको करेगा या इसको करेगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन फर्स्ट टारगेट यही बनता है इसमें, फर्स्ट लिक्विडिटी एंड देन सेकेंड लिक्विडिटी, यही समझना होता है डायरेक्शन में। तो अगर लिक्विडिटी से चल रहा है तो पीओआई तक हमारे बायस होते हैं, पीओआई से चल रहा है तो लिक्विडिटी हमारे होते हैं। अब इतने बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करना होता है, मतलब जब भी प्राइस इस पीआई पे पहुंचेगा, जो अभी हिट होने वाली है मंथली टाइम फ्रेम में, ऑलमोस्ट हिट होने को है, तो पहला टारगेट तो आपको ये बनता है, सेकंड टारगेट आपका इस पीआई से ये बनता है, ये वाली लिक्विडिटी, थर्ड बनता है ये। तो मंथ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक मंथ करने से हमारे कई महीनों की डायरेक्शन हमें क्लियर हो जाती है कि ओवरऑल अगले 1 2 3 4 महीने तक मार्केट की डायरेक्शन ये रहने वाली है। दूसरी चीज़, बायस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ काम आती है, जो मैं आपको एडवांस जब चलेगा इसका, जब जब आप इसमें बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट बनाओगे, हमेशा बायस में एक प्रॉब्लम आ जाती है समझने में, जहाँ पे 4 कैंडल सेटअप या 3 कैंडल स्विंग दोनों ही काम नहीं करते, वहाँ पर काम आता है या तो इब्डा साइकिल या फिर एक और साइकिल रहती है वो, उसकी कन्फ्यूज़न में अभी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो उसको हम अभी बात नहीं कर रहे। जब आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, जब बड़े प्लेयर्स को पूरी कॉपी करने लग जाओगे, तब हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट कि बाद में अगर मैं उन टॉपिक्स को छोड़ दूँ तो आप लोग मुझे रिमाइंडर करा के कमेंट्स में उन पर वीडियो बनवा सको। ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने ये समझ लिया कि जहाँ भी प्राइस चलता रहता है वहाँ की हमें सारे पीओआई और सारी लिक्विडिटी मार्क करनी होती है। अगर प्राइस पीओआई से 4 कैंडल सेटअप बना रहा है तो वो लिक्विडिटी हंट करेगा, लिक्विडिटी से 3 कैंडल स्विंग बना रहा है तो किसी न किसी पीओआई को हंट करेगा। और यही होता है ट्रेड अपनी डायरेक्शन में लेना, पीओआई टू लिक्विडिटी। ठीक है, शुरू करना होता है इसको मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम से करने का रीज़न क्या है, ताकि हमें अगले 1 2 3 4 महीने का पूरा ही सीन पता लग जाए कि मार्केट अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में इस पर्टिकुलर प्राइस तक जाने वाली है। फिर हम क्या करेंगे, मंथ के बाद में हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम। इस पे एंट्री कैसे लेनी है अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ इस पे भी, पहले वीकली का समझ लेते हैं। अब वीक में क्या होगा, वीक में भी सेम ही काम होगा, प्राइस जहाँ पर भी चल रहा है, प्राइस जहाँ पर भी चल रहा है, हमें वो सारी पीओआई एंड लिक्विडिटी मार्क करनी होती है। अब हमारे पास क्या क्या है, ऊपर से अगर देखोगे तो अगेन यहाँ पर भी वही रिजेक्शन ब्लॉक से आ रही है मार्केट। देखो जो मैं उसमें बात कर रहा था, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट चली यानी कि पीओआई से चली तो लिक्विडिटी हंट करेगी। और जब हमने मंथ में देख लिया था कि प्राइस नीचे की तरफ जाने वाला है किसी ना किसी पीओआई पे, लेकिन यहाँ पे क्या देख लिया हमने, यहाँ पीओआई से जा रहा है तो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करेगा। तो पहली लिक्विडिटी क्या थी प्राइस के लिए, ये वाली।
जब पहली लिक्विडिटी हंट हुई तो प्राइस में रिवर्सल आया, कहाँ तक आया, प्राइस में रिवर्सल आया इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक। ये एक फेयर वैल्यू गैप बना था मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुई। अब जब फेयर वैल्यू गैप क्या है, पीओआई, ये फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप पीओआई है, तो फिर क्या करेगा प्राइस, प्राइस किसी ना किसी लिक्विडिटी को हंट करेगा। तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी को हंट किया यहाँ पर। अब जब लिक्विडिटी को हंट किया है, लेकिन मंथ के बायस, आपको पता है ना मंथ में एक पीओआई अभी नीचे हैं, 3 पीओआई बच रहे हैं। अगर ये लिक्विडिटी हंट करके प्राइस नहीं रुक रहा है तो कौन सी लिक्विडिटी हंट करेगा, हमें नहीं पता, हमारे पास ये लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर भी यहीं तक आ रहा है, हमने देखा यहाँ पर भी थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, और सेम चीज़ हमने मंथ में भी देखी। तो मंथ से क्लियर हो गया और वीक में वो कॉन्फिडेंट कर रहा है हमको कि हाँ हम जो करने वाले हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। जब भी हम ट्रेड को लेंगे हमारे मन में डर नहीं आएगा, इसलिए मंथ से स्टार्ट करना जरूरी है, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दी, एक लिक्विडिटी ये थी, ये हंट हो चुकी है, दूसरी लिक्विडिटी ये है, ये भी हंट हो चुकी है। अब जब प्राइस इसको टैप करेगा या रिवर्स लेगा तो कहाँ तक लेगा, अगेन वही सेम फॉर्मूला, जब ये किसी लिक्विडिटी से चलेगा तो कोई ना कोई पीओआई इसको रोकेगी। अब यहाँ जैसे हम अभी बात कर रहे थे लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इतनी वाली रेंज में, जो ये मैं ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इस वाली रेंज में कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस मार्केट ने बनाया नहीं है इस वाली लेग में। तो अब लाइन ऑफ डिफेंस मतलब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी नहीं है एज पर वीक। तो अगर प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ से 4 कैंडल सेटअप बना के रिवर्सल लेता है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। प्राइस के लिए सबसे पहला टारगेट ही ये वाली लिक्विडिटी होगी, या अगर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी नहीं चलेगा तो उसके लिए ये पीओआई होगा फर्स्ट टारगेट। तो प्राइस जब इस लिक्विडिटी से चलेगा तो हमारे पास वीक के हिसाब से, अभी तो क्योंकि रनिंग में है, जब ये ट्रेड तो मैं कर चुका, यहाँ से तो मैं रिवर्सल को करके कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको फ्यूचर में। जब प्राइस यहाँ पे आ जाएगा तो अगर यहाँ 4 कैंडल सेटअप मिल रहा है तो हमारे पास 2 टारगेट होंगे। पहला टारगेट होगा ये, अब यही क्यों होगा वीक के हिसाब से, क्योंकि पूरे वीक इस पूरी लेग के अंदर कोई भी लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई मौजूद ही नहीं है जो आपको रोक सके। इसको मिरर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी, मान लो ये प्राइस में यहाँ पर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कोई भी कुछ भी ऐसी चीज़ जो इसको रोक सकती थी, लिक्विडिटी या पीओआई कुछ भी अगर होता, तो प्राइस वहाँ से टकरा के उल्टा आ सकता था, यानी मिरर बन जाता, लाइन ऑफ डिफेंस हो जाती। लेकिन अब यहाँ पे है ही नहीं, तो मिरर बना नहीं, तो प्राइस सीधा यहाँ रैली कर सकता है वीक के अकॉर्डिंग, जब भी प्राइस यहाँ से या जिस भी लिक्विडिटी से निकलेगा तब। ठीक है, तो इतना या इतना तो हमें ये सब पता लग जाएगा पहले ही, जब यहाँ से चलेगा प्राइस। और ये कितने पिप्स बैठते हैं देख लो, 1032 तो डॉलर है, यानी 10,000 से ज़्यादा पिप है, यानी हमें ये पता चल जाएगा कमिंग वीक्स में प्राइस की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। और अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करके 4 कैंडल सेटअप नहीं बनाता है तो वीक के अकॉर्डिंग हमें क्या दिख रहा है, वीक के अकॉर्डिंग हमें इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दिख रहे हैं, तो इनमें से किसी से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। यानी हमारे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पर, फिर उसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है यहाँ पर, फिर उसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, ये रहा। अच्छा, किसी में फेयर वैल्यू गैप छोटा दिख रहा है, किसी में बड़ा दिख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वल पावरफुल होते हैं, बड़े छोटे से इनके साइज से कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना, ये इक्वल पावरफुल है, साइज डजेंट मैटर हेयर, डोंट टेक मी रॉन्ग। यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक का या गैप का मुद्दा है, साइज का मुद्दा नहीं है। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस इन सब में से किसी पे भी से भी रिवर्सल ले सकता है। वो कैसे पता लगेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ 4 कैंडल सेट बना के। अगर वीक का हो गया फिर हम क्या करेंगे, हमने मंथ में देख लिया प्राइस नीचे जाने वाला था और नीचे आ गया, और मंथ में भी एक पीओआई उसका बचा हुआ है, एक ना 3 नीचे पीओआई है, तो उसमें से अभी टारगेट बचा हुआ है, यानी अभी और प्राइस नीचे आ सकता है। वीक में भी हमने देख लिया कि प्राइस में अभी लिक्विडिटी बची हुई है। अब हम डे में देखते हैं, हम आ गए ये डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में क्या देखा हमने, देखो ऊपर से ही समझते हैं, जहाँ से आ रहा था, जहाँ से मंथ में प्राइस हम देख रहे थे वहीं से समझते हैं। ये 3 कैंडल स्विंग बना, लिक्विडिटी को हंट करके बना, यानी प्राइस यहाँ से कहीं पीओआई से जा रहा था और पीओआई के बाद में यहाँ लिक्विडिटी हंट करी है। थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करके दिखाता हूँ। प्राइस यहाँ से
यहाँ से प्राइस पीओआई से निकला था और सीधा इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली है उसने, और उसके बाद 3 कैंडल स्विंग बनाया। 3 कैंडल स्विंग बनाया तो यानी रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल कहाँ तक होगा? लिक्विडिटी एंड करी है तो किसी न किसी पीओआई तक होगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था, बीच के सारे ऑर्डर ब्लॉक उसने हंट कर दिए, बल्कि इस वाले से नहीं, प्राइस निकला है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। अब जब प्राइस पीओआई से निकला है तो लिक्विडिटी जाना चाहिए था, लेकिन लिक्विडिटी लेके आया पीओआई पे, और पीओआई से क्या हुआ? पीओआई से ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना बड़ा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% से रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होके फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली। पीओआई है ये एक पीओआई है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक मतलब पीओआई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से निकला। यहाँ भी ये एक पीओआई पे टैप हुआ था, और ये हमारे पास एक लिक्विडिटी मौजूद थी। इस लिक्विडिटी से प्राइस निकला, लिक्विडिटी से निकल के कहाँ गया? किसी पीओआई से टकराया नीचे, और पीओआई से टकरा के यहाँ पर लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद था, यानी इसने इसको रिवर्स कर दिया। बट हमारे पास मंथ और वीक क्या बता रहा था कि प्राइस नीचे ही जाएगा, इसलिए हमको मंथ और वीक से कॉन्फिडेंस मिला, और हम इस पीओआई अब इस लेग में देखो एक और अच्छी चीज़ हो गई, इस पूरी लेग में कहीं भी यहाँ तक लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बनाया था प्राइस ने। अब जब लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बनाया तो यहाँ पे प्राइस ने देखो कितनी फास्ट मूवमेंट की है। जहाँ पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी वहाँ पर प्राइस को रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये स्मॉल प्लेयर्स क्रिएट करते हैं, और जहाँ पर लाइन ऑफ डिफेंस बन जाते हैं वहाँ वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वो बड़े प्लेयर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्राइस ने पीओआई से निकला। अब हमारे पास टारगेट क्या है? पीओआई से निकलेगा तो पहला टारगेट हो जाएगा हमारे पास यही वाली लिक्विडिटी, ये हमारे लिए होगी पहले टारगेट। ठीक है, पीओआई से निकला। अब कैसे निकला है? 4 कैंडल सेटअप या 3 कैंडल स्विंग बनी है कि नहीं बनी है वो देख लेते हैं। इसमें 3 कैंडल स्विंग बनी हुई है। 3 कैंडल स्विंग बना के डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ तक कहीं इसमें ये रिट्रेस होगा। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से पहले एक एफवीजी है, ये एक एफवीजी है। प्राइस ने 3 कैंडल स्विंग बना के, यानी कि इस पीओआई से निकल के, ये वाला जो पीओआई है, इस पीओआई में 4 कैंडल सेटअप क्रिएट किया है इसके 50% में जाके। ठीक है, इनके कलर बदल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने बड़ी वाली पीओआई पे क्या करा? इस वाली पीओआई पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देना स्टार्ट किया, टैप करके डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट करके उसको रिट्रेस किया जो लास्ट पीओआई बना हुआ है। लास्ट पीओआई ये वाला था, इस फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये क्या बना है? ये बना है ओबी। तो प्राइस ने टैप और डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट देने के बाद में उसने लास्ट पीओआई यानी एफवीजी को टैप किया और फिर एक्सपेंशन दे दिया। एक्सपेंशन कहाँ तक होगा? आपका टारगेट होगा ये वाला, ये लिक्विडिटी। उसके बाद जब लिक्विडिटी हंट हो गई तो प्राइस क्या करेगा? लिक्विडिटी हंट होने के बाद अगर 3 कैंडल स्विंग बन रही है, ये 3 कैंडल स्विंग बनी हमारे पास, 3 कैंडल स्विंग के साथ साथ 4 कैंडल सेटअप भी बना है। 4 कैंडल सेटअप कैसे बना है वो देखो। इस वाली कैंडल पे पहले जो लिक्विडिटी है वो हंट हुई, फिर डिस्प्लेसमेंट आया, फिर इस वाली कैंडल में रिट्रेसमेंट आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाले के लास्ट पीओआई टैप हुए हैं, उसके बाद एक्सपेंशन आ गया। अब ये लिक्विडिटी से अगर निकला है तो जाएगा कहाँ तक? किसी न किसी पीओआई तक। तो हमारे पास यहाँ पे जब प्राइस चल रहा था तो हम कैसे करते? सारी पीओआईज को मार्क करते। तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक एफवीजी हो गई। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया? जब यहाँ से निकला तो सीधा फर्स्ट पीओआई को टैप किया, यानी कि फर्स्ट पीओआई क्या है? ये एफवीजी। फर्स्ट पीओआई को टैप किया और वहाँ से टैप, डिस्प्लेस और रिट्रेस करने आया यहाँ पर। ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनाए हैं इसको टैप करने आया ये यहाँ पर, इसको टैप किया और टैप करके फिर एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन दिया है तो इसका टारगेट क्या होगा? एक्सपेंशन में
एक्सपेंशन में टारगेट होगा इसका ये वाली लिक्विडिटी, प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करेगा अब। ठीक है, तो वन डे में हम ऐसे निकाल सकते हैं। मंथली, वीकली, डेली में हम बायस आइडेंटिफाई करेंगे और जो इससे छोटे टाइम फ्रेम है 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, इनमें हम एंट्रीज ढूंढेंगे। ये वाली लिक्विडिटी हंट होते ही प्राइस में क्या आया, एक 3 कैंडल स्विंग बना के रिवर्सल आया और प्राइस कहाँ से वापस गिरा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस ऑर्डर ब्लॉक से, यानी फर्स्ट पीओआई से ही वो फिर रिवर्स हो गया। अब जब प्राइस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हुआ था, इस वाले ऑर्डर इस फेयर वैल्यू गैप से गिरा है प्राइस। ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू गैप से जब प्राइस रिवर्स हुआ है, यानी पहले पीओआई से रिवर्स हुआ है, तो प्राइस कहाँ जाएगा, पीओआई से गया है तो ये लिक्विडिटी हंट करेगा। अब हमें मंथ से क्या पता चल रहा था कि अल्टीमेटली यहाँ तक जाने वाला है, और डे में हम कॉन्फिडेंस के साथ नीचे बैठ रहे थे, तो छोटे मोटे जो रिवर्सल आएंगे डे में वो मंथ और वीक हमें कॉन्फिडेंस देंगे कि तुम इनसे डरो मत। दूसरा, जब भी कभी मन में ये डाउट आए कि भाई हम यहाँ जाने वाले हैं, मतलब नीचे लिक्विडिटी को हंट करने जाने वाले हैं, और मान लो यहाँ पर कोई पीओआई बना हो आपके टारगेट से थोड़ा पहले, तो वहाँ डर अगर आता है तो डरो मत। कब नहीं डरना, जब आपके पीछे एक और स्ट्रॉन्ग डिफेंस मौजूद हो। कई बार क्या है, सेम टाइम फ्रेम में डिफेंस मौजूद नहीं होता, जैसे हम बायस बना रहे हैं डे में, तो डे में कोई डिफेंस मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पे 4 आवर का डिफेंस भी वर्क कर जाता है। वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुमको कैसे। जैसे यहाँ हम डे में आ रहे थे, डे टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर जब ये उल्टा जा रहा था तो फर्स्ट डिफेंस से गिर गया, बट आपने वीक में और मंथ में देख लिया था कि इसको नीचे ही जाना है, बट ये जब ऊपर जा रहा था तो आपको डर लगेगा। आपको मंथ के हिसाब से बड़ा टारगेट अगर रखना है तो आपको यहाँ आते आते आपके प्रॉफिट बहुत कम हो गए होंगे, तो यहाँ पर जब डर लगेगा तो इस डर का सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर आपके लिए एक डिफेंस मौजूद है, ये डिफेंस उसको उल्टा भगा देगा। आपने मंथ में देखा था कि मंथ में कोई रिवर्सल आया ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल है, लेकिन डे में जब ये रिवर्सल आ रहे थे तो आपका प्रॉफिट जब कम हो रहा था तो आपको डर लग सकता है। या यही सेम चीज़ वन डे और 1 आवर में हो सकती है। वन डे के हिसाब से आप 1 आवर में जब एंट्री ले रहे हो तो वहाँ 1 आवर में जब रिवर्सल आएगा, डे में तो बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, लेकिन इंट्रा डे के अंदर 1 आवर में कई सारी ग्रीन कैंडल आ सकती है, और वहाँ जब डर लगेगा तो उस डर का सोल्यूशन है कि सामने वो डिफेंस बनाते हुए अगर गया है तो उस डिफेंस से मार्केट अपने बायस की डायरेक्शन में लौट जाएगी, इसलिए डरना नहीं है, होल्ड कर सकते हो। और कई बार सेम टाइम फ्रेम में मौजूद नहीं होता लाइन ऑफ डिफेंस, तो उससे एक या दो छोटे टाइम फ्रेम, जैसे हम डे में अगर देख रहे हैं तो 4 आवर मेजरली, तो एक ही टाइम फ्रेम मान लो, डे के बाद 4 आवर लाइन ऑफ डिफेंस बढ़िया काम कर जाता है और मार्केट को रिवर्स कर देता है अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने बायस को समझा है, लेकिन इस हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अब यहाँ टैप करा, डिस्प्लेस करा, 4 कैंडल सेटअप बना, रिट्रेस करने आया, तो हमको यहाँ से जितनी भी हमने एग्जांपल लिए सब में हमने एंट्री का एग्जांपल लिया, तो हम एंट्री कहाँ से बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम का कोई पीओआई है, इससे भी छोटा ऐसे होगा, लेकिन हम यही वाला मान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होता है हमारा ये लिक्विडिटी, तो इस लिक्विडिटी तक का रखना होता है। टाइम फ्रेम छोटे में हम एंट्री ले रहे हैं जाके, और जो टारगेट है वो हम बड़े वाले ले रहे हैं, तो यहाँ 1:15 आता है। ठीक है, अब टारगेट इतने बड़े होंगे, लेकिन मैंने इसमें एंट्री बताई नहीं है कि कैसे लेते हैं, एंट्री की वीडियो अलग बनाऊंगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी और बायस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 कैंडल सेटअप, 3 कैंडल स्विंग, ये सब बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। एंट्री का एक एग्जांपल दे देता हूँ, बट जिनको एंट्री आती है एसएमसी आईसीटी के अकॉर्डिंग वही लेना, क्योंकि एंट्री पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एंट्री में कई चीज़ों को ध्यान रखना होता है जिससे आपके सारे एसएल बच जाएंगे। ठीक है, तो एंट्री कैसे लेनी होती है, जैसे हम अभी एग्जांपल ले रहे थे वही लेके बता देता हूँ। जैसे हम इंट्राडे यानी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में हमको मंथ और वीक में पता ही था कि बायस हमारे नेगेटिव हुए पड़े हैं, यानी प्राइस को डाउनवर्ड जाना है, और कहाँ तक जाना है मंथ से हमें वो भी आइडेंटिफाई हो रहा था। तो हमें अल्टीमेट गोल तो पता ही था, बट हम तो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यानी हम 1-2 घंटे वाली कर रहे हैं या स्विंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो वो आपके अकॉर्डिंग है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ एंट्री का। तो जब प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप से भागा, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से रिवर्स हुआ, तो उसने यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उसने
इसको जब टैप किया इस वाली कैंडल से, टैप करने के बाद उसमें डिस्प्लेसमेंट आया। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें क्या चाहिए होता है, लास्ट पीओआई टैप भी हो। तो इसमें जब डिस्प्लेसमेंट आया है यहाँ पर, इस वाली में टैप करने के बाद प्राइस ने ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है। अब इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट के बाद हमें छोटे टाइम फ्रेम में जो एंट्री लेनी होती है वो रिट्रेसमेंट से लेनी होती है। रिट्रेसमेंट कैसे होगा, मैं अगर इसको डेली है तो 1 आवर में जा रहा हूँ और 1 आवर में दिखाता हूँ, उसी एरो को ढूंढ के वहीं पे हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। 21 अप्रैल का ये देखो, तो हमारा टैपिंग कहाँ हुई थी, मैं 1 आवर में आ गया, टैप हुआ था यहाँ पर। अब हम टैप होते ही एंट्री लेते हैं, मैंने बताया था 4 कैंडल सेटअप बनना चाहिए। तो टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, रिट्रेसमेंट। अब ये रिट्रेसमेंट क्या है, ये है तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इस रिट्रेसमेंट पे हमको एंट्री लेनी होती है। ये यहाँ रिट्रेस हुआ ना इस फेयर वैल्यू गैप पे, लास्ट पीओआई। अब मैंने डे में देखा था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो रिट्रेसमेंट है वो मैं छोटे में देख रहा हूँ, यानी जो छोटे टाइम फ्रेम के, डे के कंपैरिजन में 1 आवर छोटा होता है जिसमें एंट्री लेते हैं। डे के साथ अगर बायस बना रहे तो एंट्री लेते हैं 1 आवर के साथ, ठीक है। एंट्री वाली में मैं डिटेल में बताऊंगा किसके साथ कौन सा टाइम फ्रेम का कपल बनाना होता है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, या इसको हम, एक और भी है, मैं जानबूझ के बोल नहीं रहा था बट बोल देता हूँ, ये हमारे पास एक गैप इम्बैलेंस है। इस गैप इम्बैलेंस के बाद जो कैंडल है वो हमारी हो गई ऑर्डर ब्लॉक मानी जाती है अगर गैप आ गया है तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ, सारे पीओआई फिल होंगे, यानी सारे पीओआई, लास्ट पीओआई यही था गैप के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो। इसको मार्केट ने फिल किया, यहाँ से हम एंट्री बनाते, यहाँ से हम एंट्री बनाते, ये होता इस पीओआई के ऊपर हमारा एसएल, और हम टारगेट क्या रखते, जो हमें 1 डे में लिक्विडिटी ग्रैब करनी थी। तो 1 डे में वो लिक्विडिटी कहाँ है, 1 डे में ही जाकर देख लेते हैं। 1 डे में वो लिक्विडिटी है यहाँ पर, ये रही, ठीक है। या और सेफ जो रहना चाहते हैं वो इस पे भी हाफ क्वांटिटी बुक करते चल सकते हैं। अब ये एंट्री ऐसा नहीं है कि एक बार में ले लोगे, ये पूरा का पूरा टारगेट एक बार में ले लोगे, लेने वाले एक बार में भी ले लेते हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे हैं वो क्या करेंगे उसका तरीका बता देता हूँ मैं, उसमें भी आपको मज़ा आएगा लेने में। तो ये कितने का बैठता है, 1:34 का ट्रेड बैठता है। इसमें से मैंने 1:23 का टारगेट अचीव किया था। 23 पे मैंने अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। क्यों करी थी उसका भी रीज़न बताऊंगा। तो मैंने लगभग यहाँ तक 1:23 बैठ रहा है, 1:23 पे ही मैंने इस लिक्विडिटी पे ही अपना टारगेट एग्जिट कर दिया था। उसके पीछे रीज़न था कि वीकेंड आ रहा था और वीकेंड में मैं अपनी ट्रेड को टारगेट के पास आके, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल ली थी तो फिर मुझे री एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने अपना टारगेट एग्जिट कर दिया था, ठीक है। और दूसरा न्यूज़ व्यूज़ चल रही थी तो कितना गैप अप हो जाए, मैं बने बनाए प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे ये था कि यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके एक बार फिर से री एंट्री देगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है एंट्री लेने का, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिला के लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं एंट्री पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ। तो ऐसे बड़े टारगेट्स के लिए आप अचीव कर सकते हो। तो बड़ा टारगेट एक्चुअल में यही था मार्केट का। एंट्री ली हमने 1 आवर टाइम फ्रेम के पीओआई से, जो रिट्रेसमेंट हुई है उस पर, और जो टारगेट है वो हम लेंगे उसी टाइम फ्रेम में सिर्फ बाय देख रहे हैं। दूसरी चीज़, डायरेक्टली इतनी बड़ी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से जब प्राइस यहाँ तक आया था, इस पोजीशन को हटा देता हूँ, जब प्राइस आपके यहाँ से लेके यहाँ तक आया था तो आपको प्रॉफिट दिख रहा था, और जब वापस यहाँ गया था तो वो सारा प्रॉफिट आपको खत्म हुआ दिख रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे री एंट्री भी बन जाती है। तो जितनी बार भी प्राइस ऐसे री एंट्री देगा, अब यहाँ पे री एंट्री क्यों दी है, 1 आवर में जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली कैंडल है वो, ये वाली कैंडल है, इससे री एंट्री कैसे मिली होगी आपको, इससे और इससे, वो मैं 1 आवर में जाके दिखाता हूँ। री एंट्री कैसे दी होगी, जैसे यहाँ से प्राइस हमें री एंट्री देता है और हमारे बायस की डायरेक्शन में दोबारा से ट्रेड ले सकते थे, और जब आप अपने वहाँ से ट्रेड लेके आ रहे थे और जब यहाँ तक प्राइस आया था तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट दिख रहा होगा, और जब आपके अगेंस्ट में इतनी बड़ी रैली आएगी तो आपको ट्रेड होल्ड करने में डर लगेगा। तो इस डर का आंसर वैसे तो सोल्यूशन में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि यहाँ से डरना नहीं है। कब नहीं डरना, जब आपके पास लाइन ऑफ डिफेंस कोई मौजूद हो। दूसरा, लाइन ऑफ डिफेंस अगर मौजूद ना हो उस टाइम फ्रेम में, तो एंट्री वाले टाइम फ्रेम में अगर मौजूद हो तो वहाँ से आप री एंट्री भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गई थी मार्केट,
और यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना के गई थी मार्केट। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है। अब ये वर्क कैसे करेगा वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कब किस कंडीशन में वर्क करता है। तो आप एक ट्रेड को तो यहाँ से भी उठा सकते थे, ये टैप्ड है ऑलरेडी, मिटिगेट होने आया है ये, और एक यहाँ पे मौजूद है ये सब। तो इन दोनों में से जहाँ से भी प्राइस रिवर्सल का सेटअप देगा तुमको, वहाँ से तुम री एंट्री भी बना सकते हो। या तो सेम ट्रेड को होल्ड करो अपने पूरे डायरेक्शन में बिना डरे, या फिर अगर आपको डर आता है कि भाई मेरा इतना बड़ा प्रॉफिट चले ना जाए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से री एंट्री ले सकते हो। जब भी आपको 1:4, 1:5, 1:3 से कम कभी नहीं लेना। 1:3 के बाद अगर आपको री एंट्री मिलती है अल्टीमेट गोल पूरा होने से पहले, तो आप फिर से अपनी डायरेक्शन में सभी ट्रेड्स को 1:3, 1:4 के बाद में कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ से आप ट्रेड उठाते, यही ऑर्डर ब्लॉक होता तुम्हारा एसएल, और अगेन 1:23 अगर वहाँ ले रहे हो, या जो भी तुम ले रहे हो, उसके बाद में अल्टीमेट टारगेट तुम्हारा यही वाली लाइन है। ठीक है, तो ऐसे इन ट्रेड्स को अपनी डायरेक्शन में बायस को फाइंड करके कर सकते हो। मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, जितनी भी क्वेरी होंगी उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद हम अभी इसमें जो पीवाईज की बात कर रहे थे अपकमिंग वीडियोस में, मैं मार्केट स्ट्रक्चर को भी कौन से टाइम फ्रेम पे कैसे क्या करना होता है, और इसमें भी किस टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी होती है। वीक में अगर कर रहे हैं तो एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा, डे में अगर कर रहे हैं तो एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा, इस पर डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा। और जितने भी ये ऑर्डर ब्लॉक, जितने भी रिजेक्शन ब्लॉक, पीवाई और लिक्विडिटी है, इनको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेरी मेहनत लग रही है तो उसके बदले में इतना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो उन सभी के साथ में जो भी ट्रेडिंग को बहुत हैवी बना लिया है जिन्होंने, और ये टॉपिक जनरली लोगों के पास मौजूद ही नहीं है, इनको कोई पढ़ाता ही नहीं है। मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, मेरी मेहनत लग रही है, तो इसके बदले आप शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करके रखो। बस इतना मैं चाहता हूँ। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक रखो ख्याल। बाय बाय।